सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि तुम्हें भी पता है कि नीट में अभी सिर्फ एक ही महीना बचा है। और ये वाला टाइम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए, कोई भी एग्जाम से पहले, चाहे वो नीट जे या बोर्ड एग्जाम हो। क्योंकि उससे पहले वाला ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है तुम्हारी रिविजन और टेस्ट देने के लिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीटली बताऊंगा कि इस महीने तुम्हें प्रॉपर तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे लेनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे कोई रोड मैप नहीं देने वाला और ना ही कोई ये पेड प्रमोशन का वीडियो है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं जो भी बताऊंगा ये एकदम ऑनेस्टली होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहना और इन चीज़ों का खास ध्यान रखना जो तुम्हें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तुषार, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस महीने का जो अप्रैल का महीना है इसका प्रॉपर प्लान कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में एकदम सीधी बात, नो बकवास होने वाली है। मैं तुम्हें एकदम स्ट्रेट सीधा ही बताऊंगा कि तुम्हें इस महीने किस तरीके से रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और कैसा उसको टेस्ट देके एनालाइज करना है। तो सबसे पहले बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, इनफैक्ट मेरा भी था और इसीलिए तो PCB चूज करते हैं। तो देखो, बायोलॉजी सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है और इसमें तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारा टारगेट 340 होना ही चाहिए। तुम्हें 340 स्कोर करना ही है। अगर तुम किसी GMC में आना चाहते हो, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें 340 लाना है। तो तुम्हें इसके लिए दोनों बॉटनी और जूलॉजी दोनों को बैलेंस करते हुए पढ़ना है और ये जनरली हर स्टूडेंट का लेता है। बायो सबका अच्छा जाता है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी फंस जाते हैं काफ़ी बच्चे और यही दिक्कत है फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिलेक्शन के लिए। बायो से तुम सिलेक्शन ला सकते हो लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री यही तुम्हें रैंक दिलाती है। तो सबसे पहले बायो अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें प्रॉपर NCERT से ही पढ़ना है। ये तुम्हें शुरुआत से पता है कि बायोलॉजी मतलब NCERT ही है और ये एकदम सही है क्योंकि जो नीट का एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना बायोलॉजी वाले, वो सीधा ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारे NCERT के लाइन होगा, सेम टू सेम छाप देंगे। बस उसमें कुछ एक वर्ड मिस होगा, वो तुम्हें ऐसे ऑप्शंस में ढूंढने होंगे। तो ये जो है ना ये मॉडरेट लेवल का MCQ रहता है और अगर तुम NCERT की लाइन पढ़ रखे तो तुम ये इजीली कर लोगे। लेकिन जो वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टफ, वो थोड़े टफ होते हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है देन ही तुम असर्शन रीजन कर सकते हो। तो आई होप कि तुमने पूरे साल भर जो तुमने मेहनत करी है, तुमने जो पढ़ाई की है, क्लास अटेंड करके, नोट्स बना के एंड NCERT रिवाइज करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो उसके थ्रू तुम्हारे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। और जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बायोलॉजी में उसके लाइन से उतना ही इंपॉर्टेंट उसके डायग्राम्स भी है क्योंकि कई बार ऐसे डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें लेबल करना होता है या लेबल दिया रहता है, तुम्हें पहचानना है कि वो क्या था। तो ऐसे ना वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उसके डायमीटर्स दे रखे थे और ये वाला क्वेश्चन कई बार ऐसे नीट में आ चुका है। तो तुम्हें ना सारे चैप्टर के डायग्राम्स प्रॉपर करने हैं, इस पे भी स्पेशल फोकस देना है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आते हैं बायोलॉजी में। और डायग्राम जितने इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट उसके एग्जाम्पल भी है क्योंकि एग्जाम्पल तो आना ही है। और एग्जाम्पल वाले चैप्टर जो है ना, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। इनको ना याद करना एक काफ़ी टफ रहता है क्योंकि इसमें तुम्हें मिक्स नहीं करना है। तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फाइलम का था, तुम किसी और फाइलम में उसे नहीं डाल सकते। तुम्हें प्रॉपर याद होने चाहिए सारे एग्जाम्पल फाइलम वाइज और साथ ही वो जो मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल है सारे तुम्हें प्रॉपर याद होने चाहिए। तो इसके लिए जो है ना मैंने अपने टाइम पे वो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इनफैक्ट कि मैंने जो एग्जाम्पल वाला है उसको मैंने एक साथ लिख दिया था और सारे चैप्टर के फाइलम वाइज एग्जाम्पल, फिर जो कैरेक्टरिस्टिक वाइज सारे एग्जाम्पल बायोलॉजी के मैंने एक साथ लिख रखे थे, तो मैंने उनसे रिवाइज किया था। तो मैंने बायोलॉजी के एग्जाम्पल ऐसे शॉर्टली रिवाइज किए थे तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। लेकिन एट द एंड जो है NCERT ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स पे। और फिजिक्स जो है ना काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, इनफैक्ट मुझे भी लगता था। देखो, फिजिक्स को जो बेस्ट तरीका है ना अभी अप्रोच करने का वो ये है कि अभी तुम्हें मेजॉरली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। कि अगर तुम फिजिक्स को रिवाइज करना चाहते हो तो तुम्हें आई होप कि तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हो कि चैप्टर वाइज जो है ना फिजिक्स के, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स तुम बनाते हो तो ये जो एंड का महीना है इस टाइम पे तुम्हें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो अगर तुम फिजिक्स का प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हो तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है क्योंकि अभी फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स है कि तुम अगर सारे ऐसे लेके नोट्स पढ़ने बैठ गए तो तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा उन्हें करने में। देखो, अगर तुमने शॉर्ट नोट बनाया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे तुम्हें मेरे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना एंड वहाँ पे सारे PDF के फॉर्म में मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उस पर। मैं तुम्हें वो एब्सोल्युटली फ्री में दे रहा हूँ।
देखो काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि ऐसे शॉर्ट नोट्स सेल करते हैं, पर मेरा ऐसा नहीं है। मैंने खुद के शॉर्ट नोट बनाए थे, ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने अलग से फार्मूला शीट बनाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन, और साथ ही कुछ जो ग्राफ है फिजिक्स के और ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कंपाइल करके एक साथ रखा था, तो मैं वो तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, तो उसका एकदम बेस्ट यूटिलाइज करना। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जो एंड टाइम अभी जो तुम्हारा चल रहा है, तो इस टाइम पे तुम्हें मेनली फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और जो अभी टेस्ट तुम दोगे उन पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में जो तुम क्वेश्चन दे रहे हो वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होते ही हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जा रहा है जो तुमने एकदम नया देखा हो और अगर तुमसे वो गलती हो गई हो, तो उस क्वेश्चन को फिर से रीसॉल्व करना, क्योंकि टेस्ट होते ही इसीलिए कि तुम्हारी जो गलती हुई है टेस्ट में वो तुम उससे सीखो और खुद को और इम्प्रूव करो। टेस्ट का यही मतलब होता है। रही बात फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो फिजिक्स के लिए मैंने जो एंड टाइम था ना, इसी टाइम पे मैंने बस सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है उसके लिए फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ा था, नहीं तो मैंने नहीं पढ़ा था। और जनरली फिजिक्स एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि उसमें वो पीएन जंक्शन डायोड था और कुछ ऐसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने पढ़ लिया था। बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फिजिक्स पढ़ना। एंड देन चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री पे। सो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, ये लगभग फिजिक्स जैसा ही होता है, तो इसमें भी तुम्हें सेम वही फॉलो करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर अभी तुम रिवाइज करने बैठे हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो प्रेफर करना है तुम्हें शॉर्ट नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी, और देन उसके बाद तुम्हें मेजरली PYQs पे फोकस करना है, और जो टेस्ट दोगे उस पर फोकस करना है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। और अगर कुछ ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं तो तुम जब टेस्ट देते हो ना, तो वो थ्योरी क्वेश्चन आ जाता होगा, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ पार्ट तो रहता ही है थ्योरी का, तो तुम उससे कर सकते हो। अभी तुम पूरा पेज पढ़ने मत बैठना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि टाइम वेस्ट है बस ये। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी पसंद था ऑर्गेनिक। सो इसमें ना तुम्हें मेजरली जो फोकस करना है वो है नेम रिएक्शन। वैसे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किताब में, पर जो मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है वो नेम रिएक्शन से ही आता है। सो तुम्हें प्रॉपर जो है ना वो हर रिएक्शन का ऐसे रिएजेंट याद होना चाहिए। इनफैक्ट नेम रिएक्शन नहीं, जो अदर रिएक्शंस भी है ना उनके रिएजेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर तुम रिएजेंट देख ऐसे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट पहचान पा रहे हो, देन तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग है। सो तुम्हें प्रॉपर नेम रिएक्शन पे फोकस करना है, और सारे रिएजेंट पे तुम्हें पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा ग्रुप एक्सचेंज वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बायो जैसा ही होता है, जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना होता है। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैंने जो थ्योरी के क्लासेस चलते थे तब मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा था उसका, एंड देन आफ्टर जब अभी जो लास्ट टाइम बचा वहाँ पे मैंने फिर से एनसीईआरटी खोला, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं फिर से इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढूं, क्योंकि वो ना से इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता। और इसीलिए मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उस पर जो, क्योंकि इनऑर्गेनिक है तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चन ही होते थे, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था थ्योरी। सो वहाँ पे क्वेश्चन दे रखे थे एंड आंसर भी दे रखे थे, और जनरली जो है ना सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी होता है, क्योंकि नीट का पैटर्न लगभग सेम रहता है हर साल, तो ऐसे मैंने वही से क्वेश्चन पढ़ रखे थे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो वही इंपॉर्टेंट रहता है एंड वही जो है बार बार ऐसे रिपीट करते हैं। तो मैंने इनऑर्गेनिक तो उस तरीके से किया था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ा था इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी। तो इस तरीके से तुम्हें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को प्रॉपर रिवाइज करना है इस महीने में, और रिवीजन के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर कोचिंग में अभी चल रहा है, आई होप तुम्हारा भी चल रहा होगा, वो है टेस्ट। मेरे कोचिंग में इस टाइम पे अभी ऐसे एक हफ्ते में से 5-5 टेस्ट हो जाया करते थे, और जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन एनालाइज भी करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे तुम्हें फिर से कुछ और रिवाइज करना है, या फिर नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट हो सकता है, तो फिर जिस दिन तुम टेस्ट देते हो उसी दिन एनालाइज करना। और एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम टेस्ट से सीखोगे जो गलतियाँ होती है और देन तुम इम्प्रूव करते हो, देन उस टेस्ट का मतलब होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए टेस्ट एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने से भी। और क्योंकि अभी तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे होंगे तो इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है, क्योंकि पूरा जो है ना सिलेबस है तुम्हें अभी पूरा रिवाइज ही करना है। क्योंकि जब ऐसे पार्ट सिलेबस टेस्ट होते थे तो कभी कभी ऐसे ईजी या फिर मॉडरेट चैप्टर आ गया तो ऐसे मार्क इंप्रूव हो जाते थे, और फिर जैसे कुछ टफ चैप्टर आ गया जैसे वो रे ऑप्टिक्स है, फिर वो आ जाता तो ऐसे ना डाउन हो जाता था, तो ऐसे डिमोटिवेटेड फील होता था। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी तुम्हें पूरा सिलेबस आ रहा है, तुम्हारे सारे वीक पॉइंट अभी सारे एक्सपोज होंगे एंड तुम्हें सबको इक्वली टाइम देना है। और मेरी ओर से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी जब तुम टेस्ट दे रहे हो ना,
तो इसमें जो कोचिंग के टेस्ट है वो तो ठीक है, प्रॉपर तुम अटेम्प्ट करो, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर्स है, मतलब पूरा ही नीट का पेपर, जैसे नीट 2024 का, 2023 का, सो ये सभी तुम्हें सॉल्व करना है, क्योंकि लगभग जो है ना नीट का पैटर्न सेम ही रहता है। तो फिर अगर तुम ऐसे नीट 2023 या 2024 वाले पेपर में भी ऐसे 600 अबव स्कोर कर लेते हो, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ, अगर मैं इस पेपर में कर पा रहा हूँ तो फिर नीट 2026 में भी कर सकता हूँ। सो ना तुम उसको ज़रूर से सॉल्व करना, ये मेरा एडवाइस है। और हाँ, मैं ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब तुम एग्ज़ाम दे देते हो ना, तो उसके बाद रियली एकदम रिलैक्सिंग फील होता है। अभी मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा, और स्ट्रेस आना वैसे जायज़ है, क्योंकि देखो तुमने इतने सालों, 1-2 साल तुमने प्रिपरेशन करी है या उससे ज़्यादा, सो तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो तुम्हें उस एक एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि वही तुम्हारे मेडिकल कॉलेज का सीट डिसाइड करता है। तो स्ट्रेस आना जायज़ है, पर तुम्हें उस पर खुद कंट्रोल रखना होगा, और है ना अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें इस महीने में कुछ हो जाता है, अगर तुम बीमार पड़ जाते हो, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लॉस होने वाला है। और अगर इसी स्ट्रेस के चक्कर में तुम जब नीट एग्जाम देने जाता हो ना, और स्ट्रेस तुम पे हावी हो जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा तुम्हें। सो तुम कुछ भी हो जाए, अपने हेल्थ का ध्यान रखना इस आखिरी महीने में। एटलीस्ट 6 to 7 आवर का स्लीप तुम ले सकते हो, और दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि ये एंड टाइम है। मैं बता रहा हूँ, तुम अभी 10-12 घंटे पढ़ोगे, फिर जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और देखो जब तुम नीट का एग्ज़ाम ही दे देते हो ना, तो नीट का एग्ज़ाम और काउंसलिंग का प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, तो वो काफ़ी लंबा टाइम होता है, और इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होगा तुम्हारे पास। तुम ऐसे, इतना ज़्यादा फ्री टाइम है कि तुम ऐसे इंस्टाग्राम के तुम रील ऐसे स्क्रॉल करते करते थक जाओगे। और देखो ऐसे प्रिपरेशन के टाइम में भी जो इतने सारे इवेंट्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस, फिर इवेंट, फेस्टिवल, वेडिंग, सब कुछ तुमने छोड़ा होगा, पर जब तुम्हारा नीट का पेपर हो जाएगा ना, तो तुम्हें इतना फ्री टाइम मिलेगा, तुम सारी चीज़ें फिर से कर सकते हो। और उसके बाद जब तुम्हारा काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, जब तुम्हें कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगा ना, जब तुम कॉलेज में आओगे, तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। सो पहले के टाइम पे तुम है ना ऐसे 10-12 घंटे पढ़ते थे, फिर जब तुम कॉलेज आ जाओगे, तो तुम्हारा 9 to 5 जो है, ये पूरा ऐसे कॉलेज में बीत जाएगा। मतलब तुम्हारा जो पूरा दिन है, ये कॉलेज में ही बीत जाएगा। तो देखो मैं भी ऐसे नीट के टाइम पे 10-12 घंटे पढ़ता था, पर अभी जो है ना, मैं फिर मेरे जो भी बैचमेट्स हैं, अगर वो ऐसे 2-3 घंटा भी पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि आज बहुत बड़ा काम कर लिया है। सो ऐसे ना कंप्लीटली लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि कॉलेज आके वैसे भी एक्सपोजर मिलना है, फ्रेंड्स, हॉस्टल, और एकदम ही अलग लाइफ है यहाँ पे। सो अभी ना तुम एकदम रिलैक्स होकर नीट का पेपर दे के आना, एंड आफ्टर दैट मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि मैंने नीट के पेपर के बाद क्या क्या किया था, और वो काफ़ी मस्त टाइम रहता है। सो कॉलेज लाइफ वो तो बहुत ही ज़्यादा चिल होने वाली है, सो रेडी रहना उसके लिए, एंड अपना बेस्ट दो इस आखिरी महीने में। मुझे पता है कि तुम्हें स्ट्रेस आ ही रहा होगा, तो चलो मैं तुम्हारे स्ट्रेस को दूर करता हूँ। तो इस गाने को ध्यान से सुनना। All the best, guys. तुमको हंसा देगा शिनचैन।